नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस पर। और हमारे यूट्यूब चैनल पर धुआंधार क्लास चल रही है साथियों। और आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे अजमेर का चौहान वंश। तो अजमेर का पूरा चौहान वंश मैं आज आपको इसी क्लास में ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, और बहुत अच्छे से बेसिक से शुरू से पढ़ने वाले हैं हम। और इससे पहले की क्लासों में हम 3 वंशों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, 3 राजवंशों के बारे में। और ये रीट मेंस के लिए क्लासें हैं और इससे बेटर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो शुरू से अगर पढ़ने का आनंद आपको लेना है, पूरे चैप्टर का, पूरे टॉपिक का, एनसीईआरटी बुक के साथ में, और साथ ही साथ अच्छे महानुभाव टीचरों के साथ, आप हमारे नोट्सों को ज़रूर पढ़ें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। उससे पहले आप लोग इन नोट्सों को डाउनलोड कर लो साथियों, सभी के सभी। देखो, चौहान वंश की बात करते हैं तो ये 3 क्षेत्रों में पाए जाते हैं हमारे मुख्य रूप से। एक तो हम अजमेर का पढ़ेंगे, दूसरी क्लास में हम पढ़ेंगे रणथंभौर का, और तीसरी क्लास में पढ़ेंगे हम जालोर का चौहान वंश। तो आज की इस क्लास में हम अजमेर के जो चौहान वंश हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिएगा, हम शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ सभी साथी। तो देखिए, चौहान वंश जो है हमारा, इसकी उत्पत्ति के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले चौहान वंश, जो हमारे अजमेर के चौहान वंश से साथियों, अजमेर ही इसका मुख्य केंद्र रहा था चौहान वंश का। उसके बाद कुछ चौहान साथी जो थे हमारे चौहान वंश के वंशज, वो रणथंभौर में जाकर के बस गए, और कुछ हमारे जालौर में जाकर के बस गए। ठीक है ना। और इन ही क्षेत्रों की हम बात करेंगे 3 वीडियोज़ के अंतर्गत। 3 वीडियो आपको बनाई जाएंगी। इस वीडियो में हम सबसे पहले चौहान वंश की उत्पत्ति के बारे में, हम अलग अलग इतिहासकारों के क्या क्या मत हैं उनके बारे में जानते हैं, और एग्जाम में कई बार पूछे भी जाते हैं। सबसे पहले हमारे आते हैं GH ओझा। इनको बोलते हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा के नाम से जानते हैं। और इन्होंने बताया कि जो चौहान है वो आर्यों की संतान है, क्षत्रियों की संतान है, आर्यों की संतान है। क्लियर। उसके बाद दूसरे आते हैं हमारे दशरथ शर्मा और DR भंडारकर। इन्होंने कहा था कि जो चौहान है, ये लाइन यहाँ से मिस हो चुकी है पूरी, और मैं इसको आपको बता दूंगा। चौहान जो हैं साथियों, ये चौहान जो थे हमारे दशरथ शर्मा और DR भंडारकर के अनुसार, ये हमारे कुश के वंशज माने जाते हैं, कुश के वंशज। ठीक है ना। और कर्नल जेम्स टॉड तो साहब है ही हमारे मुख्य रूप से जाने जाते हैं इतिहासकार राजस्थान के। और इन्होंने बताया कि चौहान जो है वो विदेशी शासक हैं। क्या हैं? विदेशी शासक। लेकिन एक बिजोलिया शिलालेख है, इंपॉर्टेंट लाइन है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जो चौहान वंश है वो क्या है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। क्या है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। और इंपॉर्टेंट लाइन है, 2 बार एग्जाम में पूछी गई अब तक। चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है उसके अनुसार बताया है कि जो चौहान है हमारे, उनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। भाई, कहाँ से हुई है? अग्निकुंड से चौहानों की उत्पत्ति हुई है। और ये प्रश्न भी कई बार हर एग्जाम में पूछा जाता है लगभग। तो जब अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई थी, तो उन्होंने बताया कि इस अग्निकुंड से चौहानों की 4 जातियां उत्पन्न हुई थी। और पहली जाति थी इनकी प्रतिहार, प्रतिहार चौहान वंश। दूसरा था परमार चौहान वंश। तीसरे थे चालुक्य, और चौथे थे हमारे चौहान। तो देखिए, इस अग्निकुंड से 4 जातियां पैदा हुई थी। पहले प्रतिहार वंश हुआ था, दूसरा वंश था हमारा परमार, तीसरा था चालुक्य वंश, और चौथा था चौहान वंश। तो ये चौथे नंबर का जो चौहान वंश है, इसी को हम क्लास में पढ़ने वाले हैं। और ये चंद्रवरदाई ने बताया था अपने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अग्निकुंड से हुई है। अब देखिएगा, चौहान वंश की बात करते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान के अंदर जो चौहान वंश था साथियों, वो वासुदेव चौहान के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ऐसा मानते हैं कि चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान के द्वारा सपाद लक्ष्य नामक स्थान पर इस चौहान वंश की नींव डाली गई थी। वासुदेव चौहान को ही चौहानों का मूल पुरुष या आदि पुरुष कहा जाता है। और चौहानों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर थी। और ये वर्तमान में अहिछत्रपुर पड़ता है साथियों नागौर जिले के अंदर। कहाँ पड़ता है? नागौर जिले में आता है। कि चौहानों की अगर आपसे प्रथम राजधानी पूछा जाए तो कौन सी थी? अहिछत्रपुर थी। और ये भी प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। चौहानों की अगर आपसे कुलदेवी पूछा जाए तो कौन सी है? अजमेर की बात कर रहा हूँ मैं। अजमेर के चौहानों की कुलदेवी है शाकंभरी माता। इसका मंदिर कहाँ पर है? सांवर जयपुर में। और इस सांवर जयपुर को ही तीर्थों की नानी कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? तीर्थों की नानी भी कहते हैं।
अब देखिए अजमेर का चौहान वंश जो था, आपको पता है मैंने बताया अभी कि अजमेर का चौहान वंश राजस्थान में वासुदेव चौहान इसके मूल पुरुष हैं। और इस वासुदेव के बाद में अगले वंशज थे हमारे सामंत देव, उसके बाद में हुए थे दुर्लभ राज। कौन बने थे? दुर्लभ राज। और दुर्लभ राज के बाद में कौन बनते हैं? ये दुर्लभ राज जो थे मुस्लिमों के द्वारा आक्रमण के कारण इन्होंने, रानियों ने, और ये जो दुर्लभ राज था इन्होंने साका कर लिया था। ये मुसलमानों का पहला साका था यहाँ पर। उसके बाद दुर्लभ राज के बाद अगले शासक बनते हैं गोवख प्रथम। गोवख प्रथम जो था वो गुर्जर प्रतिहारों से सर्वप्रथम आज़ाद हुए थे और इन्होंने हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण भी करवाया था गोवख फर्स्ट ने। गोवख फर्स्ट के बाद में बनते चंदन राज। ये चंदन राज कौन थे? देखिएगा, कुछ मैं आपको धीरे धीरे थोड़ा बता रहा हूँ। चंदन राज था, इनकी पत्नी थी रुद्राणी। इस रुद्राणी ने क्या किया? 1000 दीपक जला करके सबसे पहले पुष्कर में दीपदान शुरू किया था। प्रथम दीपदान किसने किया था? चंदन राज की पत्नी रुद्राणी रानी ने किया था। और सबसे पहले इन्होंने 1000 दीपक जलाए थे और तभी से लेकर के आज तक पुष्कर में दीपदान किया जाता है। चंदन राज के बाद में अगले शासक थे हमारे बागपति राज। और बागपति राज के बाद में बनते पृथ्वीराज चौहान। कौन बनते हैं? पृथ्वीराज चौहान। अब देखिए हमारे शासक आते हैं अजमेर के। ये प्रथम वास्तविक शासक हैं हमारे अजयराज। कौन है? अजयराज। इनका शासनकाल है 1113 से लेकर के 1133 तक। शुरुआत होती है अब हमारे अजमेर के चौहान वंश की, आपको यहीं से याद रखना है। चौहान वंश जो था अजमेर में 1133 से 1113 से लेकर के 1133 तक रहा था अजयराज। और आपको याद रखना है कि अजमेर में जो चौहान वंश की नींव डाली थी, ये नींव तो वासुदेव ने डाली थी, लेकिन इसका वास्तविक शासक कौन था? अजयराज था। 1113 में ये शासक बना था और अजयराज ने 1113 ईस्वी में ही अजमेर शहर की स्थापना की थी। अजमेर के चौहानों की राजधानी थी। अजमेर जो थी चौहानों की राजधानी बनाया था। प्रथम राजधानी अब आपको याद रखनी है, जो प्राचीन राजधानी थी वो तो थी हमारी चौहानों की अहिछत्रपुर, लेकिन अगर अजमेर जो है, अजमेर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर चौहानों की ये राजधानी थी अजमेर, अजयराज ने बनाई थी। अजयराज ने ही अजमेर में अजमेरू दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसको हम गढ़बीटली या तारागढ़ के नाम से जानते हैं। और ये हमारा तारागढ़ दुर्ग है, ये अजमेर में है। और दूसरा अगर तारागढ़ पूछा जाए तो वो कहाँ पर है? बूंदी जिले में है। कहाँ पर? बूंदी जिले में। अजयराज ने सिक्कों का राजा कहा जाता है। अजयराज को क्या कहा जाता है? सिक्कों का राजा, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले अजमेर में सिक्के चलाए थे। सिक्के किसने चलाए थे अजमेर में? अजयराज ने, और अपनी पत्नी के नाम से चलाए थे, जिसका नाम था सोमलवती। क्या नाम था? सोमलवती के नाम से अजमेर में सबसे पहले सिक्के चलाए थे अजयराज ने। 1133 ईस्वी में अजयराज ने अपना राजकार्य को त्याग करके संन्यास ग्रहण कर लिया और कहाँ चले गए? पुष्कर चले गए, जहाँ पर 1140 में अजयराज की क्या हो जाती है? मृत्यु। और अजयराज के पुत्र बनते हैं अगले शासक अर्णोराज। कौन बनते हैं? अर्णोराज। और इसी को क्या बोलते हैं साथियों? अनाजी कहते हैं। इनका शासनकाल था 1133 से लेकर के 1153 ईस्वी तक। एक बार सभी विद्यार्थी खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लो और इन नोट्सों को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिए और अपनी कॉपी में अपने नोट्स बनाते चलिए, क्लास को रेगुलर लेते रहे। आनाजी तो थे, अर्णोराज थे, उनकी उपाधि आपको याद रखनी है। इनकी पहली उपाधि थी महाराजाधिराज की और दूसरी उपाधि थी परमेश्वर की। अजयराज ये जो थे अनाजी अर्णोराज, इन्होंने पुष्कर में आदि बराह मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे जहांगीर ने पुष्कर तालाब में फेंक दिया था तोड़ करके। तो याद रखना, ये पुष्कर में आदि बराह मंदिर किसने बनवाया था? अर्णोराज ने। और अर्णोराज का एक विशेष कार्य भी आपको मैं बताऊंगा। अजमेर में पंच मंदिर का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। और 1135 में अर्णोराज ने जो थे उन्होंने तुर्की आक्रामकों का कत्लेआम किया था। लगभग 4000 सैनिक जो तुर्की के थे उनको मारा था। तो जब ये युद्ध हुआ था तुर्की और अर्णोराज के मध्य में, तो तुर्कियों की बिल्कुल लाशें बिछा दी गई थी अजमेर में। 4000 सैनिक मारे थे तुर्कियों के। तो पूरी भूमि जो थी अजमेर की वो रक्त रंजित हो गई थी, खून से लाल हो गई थी। उस खून से लथपथ ज़मीन को साफ करने के लिए आनाजी ने आना सागर झील का निर्माण करवाया था, चंद्रा और बांडी नदी के पानी को रोक करके। तो याद रखना, आना सागर झील किसने बनवाई थी? अर्णोराज ने। चंद्रा और बांडी नदी के पानी को रोक करके क्यों करवाई थी?
तुर्की आक्रांताओं के खून से सनी हुई धरती को साफ करने के लिए। आना सागर झील के किनारे बारादरी का निर्माण भी किया था। बारादरी का मतलब समझते हो? एक ऐसी छतरी होती थी जिसमें 12 दरवाजे होते थे। कितने? 12 दरवाजे होते थे, उसी को हम कहते हैं बारादरी। और इस बारादरी का निर्माण अजमेर आना सागर झील के पास किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। जहांगीर के पुत्र थे ये। और जहांगीर जो थे उन्होंने इस आना सागर झील के पास में दौलत खान एक सेनापति थे जहांगीर के, उस दौलत खान के सम्मान में इसी झील के किनारे दौलत उद्यान बनाया। क्या बनाया? दौलत उद्यान। और वर्तमान में इस दौलत उद्यान को सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं। इस सुभाष उद्यान की अगर बात करें साथियों, तो इस सुभाष उद्यान में जहांगीर की सासू माँ, जहांगीर की पत्नी थी जिसका नाम था साथियों एक नूरजहां पत्नी थी। वैसे जहांगीर की 3 पत्नियां थी, उनमें से एक पत्नी थी जिससे अधिक प्रेम करते थे, जिसका नाम था नूरजहां। उस नूरजहां की माँ थी अस्मत बेगम, इसका मतलब जहांगीर की सासू माँ। उस अस्मत बेगम ने खस घास से इत्र बनाने का कार्य किया था सुभाष उद्यान में। तो ये आपको याद रखना, सबसे पहले इत्र बनाने का कार्य किसने किया था? अस्मत बेगम ने, इसी खस घास से। और ये आविष्कार भी माना जाता है इत्र का सबसे पहले। अर्णोराज की हत्या की थी साथियों किसने? उसी के पुत्र जगदेव ने की थी। तो याद रखना, जगदेव को चौहानों का प्रथम पितृहंता कहते हैं। ये पितृहंता काफ़ी जगह पे आप तो को देखने को मिलेंगे। मेवाड़ में है, मारवाड़ में भी 2 हुए थे, और अजमेर में भी एक हुआ था जिसका नाम था जगदेव। और जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की मृत्यु की थी, हत्या कर दी थी, इसलिए जगदेव को चौहानों का प्रथम पितृहंता कहते हैं। ये अर्णोराज थे, इनकी 2 पत्नियां थी। कितनी थी? 2 पत्नियां। ये जगदेव किसके पुत्र थे सुनिएगा। अर्णोराज के 2 पत्नियां थी, एक का नाम था कांचन देवी, दूसरी का नाम था सधवा। इस कांचन देवी के 2 पुत्र हुए थे, एक का नाम था हमारा जगदेव जिसने अपने पिता अर्णोराज की मृत्यु की थी, और दूसरा पुत्र था कांचन देवी का विग्रहराज चतुर्थ, जिसको हम बीशल देव के नाम से जानते हैं। विग्रहराज चतुर्थ हुआ, और उनकी दूसरी पत्नी थी जिसका नाम था सधवा, और सधवा के पुत्र हुए थे साथियों सोमेश्वर, जो पृथ्वीराज तृतीय के पिताजी थे। ठीक है, तो यहाँ से अब कहानी स्टार्ट होगी, आप लोग अच्छे से सुनना। कांचन देवी का पुत्र हुआ था जगदेव, इस जगदेव का पुत्र हुआ था पृथ्वीराज सेकंड। कौन हुआ था? पृथ्वीराज सेकंड। और इनका भाई था जगदेव का विग्रहराज चतुर्थ, कांचन देवी का पुत्र। इस विग्रहराज चतुर्थ के भी पुत्र हुआ था अपार गंगे। तो विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र अपार गंगे, इसकी मृत्यु किसने की थी? जगदेव के पुत्र पृथ्वीराज सेकंड ने। तो इसका मतलब जगदेव और पृथ्वीराज सेकंड ये दोनों ही बड़े हत्यारे आदमी थे। जगदेव ने अपने पिता को मार दिया, और जगदेव के पुत्र ने अपने चाचा के पुत्र को मार दिया। बड़ा मामला खराब हो गया था यहाँ पे। तो अब जब जगदेव जो था, जगदेव के बाद में शासक, जगदेव को तो अब शासक बनाएगा ही नहीं कोई, तो जगदेव की मृत्यु हो जाती है आकाश की बिजली गिरने के कारण। जब बिजली कड़की थी इसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। और अर्णोराज के बाद में अगला कौन शासक बनेगा? ये विग्रहराज चतुर्थ बनेगा, कांचन देवी का पुत्र, जिसको हम बीसल देव रासो के नाम से जानते हैं। और विग्रहराज चतुर्थ के बाद अगला शासक बनेगा सोमेश्वर। ठीक है ना, ये भी तो इसका भाई था, सौतेली माँ का भाई था। ये दोनों पत्नियां थी उनकी, याद रखना। अब देखिए विग्रहराज चतुर्थ, और विग्रहराज चतुर्थ इंपॉर्टेंट है। इनका शासनकाल था 1153 से लेकर के 1163 ईस्वी तक, 10 वर्षों तक शासन काल रहा था। पिताजी इनके अर्णोराज जी थे। इनका उपनाम आपको याद रखना है बीशल देव। क्या नाम था? बीशल देव। और इनकी उपाधियां मुख्य रूप से आपको याद रखनी है। देखिए बीशल देव को कवि बांधव के नाम से जानते, कवि बंधु, इनको कटी बंधु भी कहते हैं, और विद्वानों का आश्रयदाता, ये तीनों उपाधियां इसकी याद रखना। अब देखिए यहाँ पर जो विग्रहराज चतुर्थ हैं, बीशल देव हैं, उनके दरबारी विद्वान कौन कौन से थे, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो थे सोमदेव। सोमदेव ने ग्रंथ लिखा था ललित विग्रहराज। क्या नाम लिखा? ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ लिखा। दूसरे दरबारी थे नरपति नालय, जिन्होंने बीशल देव रासो ग्रंथ लिखा था। क्या नाम लिखा था? बीशल देव रासो ग्रंथ। एक ग्रंथ था धर्मघोष सूरी के कहने पर विग्रहराज चतुर्थ ने पशुवध पर रोक भी लगाई थी। ये धर्मघोष सूरी भी इनका एक दरबारी विद्वान था, और इसी के कहने पर विग्रहराज चतुर्थ ने पशुवध पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। इंपॉर्टेंट लाइन है कि विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक की रचना की थी। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि हरिकेली नाटक की रचना किसने की थी? विग्रहराज चतुर्थ ने की थी।
विग्रहराज चतुर्थ ने ही बनास नदी पर बीशलपुर बांध बनाया था टोंक जिले में, जो आज राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कहलाती है। और ये बीशलपुर नगर भी उन्होंने बसाया था टोंक जिले में। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, जिसको हम 2.5 दिन का झोंपड़ा बोलते हैं ना साथियों, वो आज उससे पहले संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी। इस संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने, विशल देव ने। लेकिन 1198-99 के मध्य में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत पाठशाला को तोड़वा करके इसको 2.5 दिन के झोंपड़े में बदल दिया। क्या बदल दिया? 2.5 दिन के झोंपड़े में बदल दिया था। इसका 2.5 दिन का झोंपड़ा तो किस नाम से पड़ा था इसको मुझे पता नहीं है, हालांकि मैं सर्च करके बताऊंगा इस चीज़ को, किसका नाम 2.5 दिन का झोंपड़ा क्यों कहते हैं। फिर ऐसा मानते हैं कि इसका नाम 2.5 दिन का झोंपड़ा इसलिए पड़ा कि इसका जो केस था साथियों वो 2.5 दिन तक कोर्ट में चला था, इस वजह से हो सकता है कुछ इतिहासकारों ने बताया कि इसका नाम 2.5 दिन का झोंपड़ा रख दिया गया। कोई खास इसका ऑफिशियल अभी तक इसका कोई मतलब वो नहीं है, प्रूफ नहीं है इस चीज़ का। तो इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोंपड़े में तब्दील कर दिया था संस्कृत पाठशाला को, जो विग्रहराज चतुर्थ ने बनाई थी। ये 2.5 दिन का झोंपड़ा जो साथियों, इसका वास्तुकार जो था, इसका वास्तुकार कौन था? अबू बकर था। कौन था? अबू बकर। इसे हम 16 खम्भों का महल भी कहते हैं। याद रखना, अब 2.5 दिन के बारे में विशेषता बता रहा हूँ। वास्तुकार पूछा जाए तो अबू बकर है, इसको हम 16 खम्भों का महल भी कहते हैं। और जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है साथियों, इसकी दीवारों पर हरे केली नाटक की पंक्तियाँ लिखी हुई है। हरे केली नाटक की पंक्तियाँ कहाँ पर लिखी हुई हैं? 2.5 दिन के झोंपड़े पर, क्योंकि वो 2.5 जो हरे केली नाटक की रचना की थी वो विशल देव ने की थी, इसलिए हरी केली नाटक की जो पंक्तियां हैं साथियों 2 जगह पर लिखी हुई है। एक तो हमारे 2.5 दिन के झोंपड़े पर, और दूसरी आपको याद रखनी है राजा राममोहन राय की छतरी पर, जो कब्र है राजा राममोहन राय की, और वो कहाँ पर है? इंग्लैंड में। उस इंग्लैंड में भी यह हरी केली नाटक की पंक्तियां लिखी हुई हैं, जिसको हम राजा राममोहन राय की छतरी कहते हैं, कब्र भी कहते हैं। उसके बाद विग्रहराज चतुर्थ जो थे, उसने दिल्ली के शासक तंवर तोमर को हराया था। वह दिल्ली में पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया। और विग्रहराज चतुर्थ के काल को चौहान जो है, चौहान वंश का स्वर्णिम काल कहते हैं। और इम्पोर्टेंट लाइन है, चौहानों का स्वर्ण काल किसको माना जाता है? तो वो माना जाता है विग्रहराज चतुर्थ के शासन को। उसके बाद विग्रहराज चतुर्थ के पुत्र बनते हैं अगले शासक अपार गंगे। कौन बनते हैं? अपार गंगे, जिसकी मृत्यु की थी जगदेव के पुत्र। किसकी मृत्यु की थी? जगदेव के पुत्र ने की थी, जिसका नाम था पृथ्वीराज सेकंड था। याद रखना, पृथ्वीराज द्वितीय ने अपार गंगे की मृत्यु कर दी। और उसके बाद अगले शासक बनते हैं सदभा के पुत्र सोमेश्वर। कौन बनते हैं? सदभा के पुत्र सोमेश्वर। ये इसके भाई थे। किसके? विग्रहराज चतुर्थ के। 2 पत्नियां थी उनकी, कांचन और सदभा, तो ये सदभा के पुत्र थे। तो देखिएगा साथियों, यहाँ पर सोमेश्वर है, उनका शासनकाल 1166 से लेकर के 1177 तक रहता है। इनका बचपन का नाम प्रताप लंकेश्वर था। क्या नाम था? प्रताप लंकेश्वर। इनके पिता अर्णोराजी हैं। इनकी माता का नाम सदभा था, और उनकी पत्नी का नाम कर्पूरी देवी। क्या नाम था? सोमेश्वर की पत्नी का नाम कर्पूरी देवी था। और ये प्रश्न भी पूछा गया है, इनका एक सेनापति था जिसका नाम था कदम्बास राठौड़। क्या नाम था? कदम्बास राठौड़ इनका सेनापति था। इसको हम कैमास राठौड़ भी कहते हैं। इन्होंने मल्लिकार्जुन नामक राजा को पराजित किया था। किन्होंने? सोमेश्वर ने नागौर के किले का निर्माण करवाया। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, नागौर का किला किसने बनवाया था? सोमेश्वर ने बनवाया था। साथियों, इस नागौर के किले को एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एकमात्र राजस्थान का ऐसा किला है कि नागौर का किला ये एक्सीलेंट अवार्ड से नवाजा गया है। राजस्थान का एकमात्र किला है नागौर, जिसको सोमेश्वर ने बनवाया था। जो सोमेश्वर थे, इन्होंने अपने पिता अर्णोराज का स्मारक भी बनवाया था। अजमेर में सोमेश्वर ने बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया। भीम सिंह सोलंकी के द्वारा सोमेश्वर की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। इसको मार दिया जाता है सोमेश्वर को इसके द्वारा, भीम सिंह सोलंकी के द्वारा। और अगले शासक बनते हैं सोमेश्वर के पुत्र है पृथ्वीराज तृतीय। बहुत अच्छा शासक था पृथ्वीराज तृतीय, और इनका शासनकाल था 1192 से लेकर के 1177 से लेकर 1192 ईस्वी तक। और ये वही पृथ्वीराज तृतीय है जिन्होंने मोहम्मद घुरी के साथ 2 बार युद्ध किया था तराइन का। और पृथ्वीराज तृतीय जो है साथियों, पृथ्वीराज चौहान भी इनको कह सकते हैं हम। और वो जो पृथ्वीराज सेकंड थे, जो हमारे जगदेव के पुत्र, उनका तो कोई इतिहास है ही नहीं हमारे, लेकिन हम इसी को पढ़ते हैं पृथ्वीराज चौहान। कहीं भी लिखा देखा है पृथ्वीराज चौहान चाहे पृथ्वीराज तृतीय, एक ही बात है।
तो साथियों इसको हम राय पिथौरा की उपाधि प्राप्त थी। क्या उपाधि थी? राय पिथौरा की। पिता इनके सोमेश्वर थे, इनकी माता का नाम कर्पूरी देवी था, याद रखना। इनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम था संयोगिता, दूसरी का नाम था इच्छिणी। ये कौन थी वो आपको मैं बताने वाला हूँ। इनके एक मंत्री थे, वही जो इनके पिता के मंत्री थे, कैमास राठौड़ भी थे। इनकी संरक्षिका कौन थी? माता ने इसका संरक्षण किया था, कर्पूरी देवी ने। और गोविंद राज जो थे इनके पुत्र थे। ये गोविंद राज कौन थे? इसके पुत्र थे जिन्होंने रणथंभौर की स्थापना की थी। रणथंभौर की स्थापना हुई थी, गोविंद राज तृतीय ने की थी 1194 के अंदर। तो वहाँ जाकर के रणथंभौर में चौहान वंश की नींव डालता है इनका पुत्र गोविंद राज। इनकी एक बहन भी थी जिसका नाम था पृथ्वीबाई प्रभा। कौन था? पृथ्वीबाई प्रभा। और ये जो बहन थी ये आपको याद रखना है। और इनके घोड़े का नाम है नाट्यरंबा। क्या नाम है? नाट्यरंबा। तो देखिए मैंने आपको बताया था पृथ्वीराज जो चौहान थे इनकी बहन थी पृथ्वीबाई प्रभा, और इनके पति का नाम जो था वो आपको मैंने बताया था कि मेवाड़ का जो प्रथम राणा शाखा, जो रावल शाखा थी, उस रावल शाखा का प्रथम शासक था सामंत सिंह। कौन था? सामंत सिंह। ये सामंत सिंह ही इसके बहनोई थे, किसके? पृथ्वीराज तृतीय के। और इस पृथ्वीराज तृतीय के साथ में जब 1151 में प्रथम युद्ध होता है तराइन का मोहम्मद गोरी के साथ, तो ये सामंत सिंह इनका बहनोई जो पृथ्वीबाई प्रभा का क्या था? जमाई था, वो इस 1191 के युद्ध में इनका साथ देता है और मोहम्मद गोरी के साथ में युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त हो जाता है। तो बहुत लंबी अच्छी इंटरेस्टेड कहानी है। हिस्ट्री को आप उस तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो घोड़े का नाम नाट्यरंबा था, इनकी बहन थी पृथ्वीबाई प्रभा। अब देखिएगा, अब जो हमारे पृथ्वीराज तृतीय है उनका कई शासकों से, आस पड़ोस के शासकों से युद्ध होता है। सबसे पहले उनका मुकाबला किससे होता है? भंडानक जाति से होता है पंजाब पे, जिसके शासक थे भंडानक देवा। भंडानक जाति से पहला युद्ध होता है। भरतपुर अलवार में ये जाति निवास करती है मुख्य रूप से। दूसरा युद्ध होता है इनका नागार्जुन के साथ, जो इनके चचेरे भाई थे। तीसरा युद्ध होता है कन्नौज के शासक जयचंद गेडवाल के साथ। और चौथा युद्ध होता है इनका सुरई के शासक सहसमल के साथ, और गुजरात के शासक मूलराज सेकंड के साथ। और एक युद्ध होता है इनका महोबा का युद्ध। कौन सा? महोबा का युद्ध परमर्दी चंदेल के साथ, जिसमें आला और ऊदल परमर्दी चंदेल के सेनापति थे, वो शहीद हो जाते हैं। तो चलिए कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने जो तृतीय थे उन्होंने पंजाब भरतपुर अलवर में भंडानक जाति का क्या किया? विद्रोह किया था। पहला मुकाबला यही था। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपने चचेरे भाई नागार्जुन को परास्त किया था। दूसरा युद्ध हुआ। और तीसरा युद्ध जो उनका होता है पृथ्वीराज चौहान का, वो होता है कन्नौज के शासक जयचंद गेडवाल के साथ। और जयचंद गेडवाल की पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। क्या नाम था? संयोगिता। उस संयोगिता से ये क्या कर लेता है? प्रेम विवाह कर लेता है, गंधर्व विवाह कर लेता है। तो याद रखना, ये जो संयोगिता थी वो किसकी पुत्री थी? कन्नौज के शासक जयचंद गेडवाल की पुत्री थी, जो पृथ्वीराज तृतीय की क्या बनती है? पत्नी बनती है। इसके बाद में इनका मुकाबला होता है सुरुई के शासक सहसमल के साथ। और सहसमल की पुत्री जिसका नाम था इच्छिणी। क्या नाम था? इच्छिणी। इच्छिणी से गुजरात के शासक मूलराज सेकंड विवाह करना चाहता था। सहसमल की पुत्री थी इच्छिणी, इससे विवाह करना चाहता था गुजरात का शासक मूलराज सेकंड। लेकिन इसका विवाह किसके साथ होता है? पृथ्वीराज तृतीय के साथ, क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय ने इस इच्छिणी से शादी करने के चक्कर में मूलराज सेकंड को वीरगति को पहुंचा दिया, इसकी हत्या कर दी। और फिर पृथ्वीराज तृतीय खुद इच्छिणी से विवाह कर लेता है, गंधर्व विवाह। कहानी समझ में आ रही है ना? उसके बाद अगला मुकाबला होता है 1182 ईस्वी में, याद रखना, जिसको बोलते हैं तुमुल का युद्ध। इसको महोबा का युद्ध भी कहते हैं। तुमुल का युद्ध होता है पृथ्वीराज तृतीय और परमर्दी चंदेल के मध्य। इस परमर्दी चंदेल के 2 सेनापति थे जिनका नाम था आला और ऊदल। आपने नाम सुना होगा, बड़ा फेमस है। आला ऊदल के मध्य युद्ध होता है। ये युद्ध लड़ते हैं पृथ्वीराज तृतीय के विरोध में। तो इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय विजय हो जाता है और आला ऊदल वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। जिगनिंग इतिहासकार एक, और वो इतिहासकार क्या कहते हैं? और इतिहासकार ने अपने ग्रंथ में आला खंड में आला और ऊदल की वीरता का वर्णन किया था कि बहुत बड़े महान सेनापति थे। फिर अब मोहम्मद गोरी की एंट्री होती है यहाँ पर। अब देखिए मोहम्मद गोरी के साथ में युद्ध होता है पृथ्वीराज तृतीय का। ये मोहम्मद गोरी था कौन? सुनिएगा, 1173 में गजनी का शासक बना था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किया था। बड़ा खतरनाक आदमी था ये मोहम्मद गोरी।
मोहम्मद गोरी की भारत में पहली बार जब हार हुई थी वो 1178 में हुई थी गुजरात के शासक भीमदेव के साथ। किसके साथ? भीमदेव के साथ। उसके बाद में तराइन का युद्ध होता है पहला। तराइन का प्रथम युद्ध होता है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य, और कब हुआ था? 1191 में हुआ था। इन दोनों ही युद्धों को याद रखना। 1191 में प्रथम तराइन का युद्ध होता है मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के मध्य में, जिसमें मोहम्मद गोरी हार जाता है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। लेकिन मोहम्मद गोरी अब बैठने वाला नहीं है, हार मानने वाला नहीं है। उसने तराइन में दूसरा युद्ध लड़ा 1192 में, जस्ट एक साल बाद। ये तराइन जो पड़ता है साथियों करनाल हरियाणा जिले में पड़ता है, हरियाणा राज्य में। तो 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान वीरगति को पराजित हो जाते हैं और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। अब देखिएगा, ऐसा माना जाता है कि जो पृथ्वीराज चौहान थे उसकी शायद कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को केवल हराया था। तराइन के दूसरे युद्ध में जीतने के बाद मोहम्मद गोरी ने दिल्ली तथा अजमेर पर अधिकार कर लिया। अब मोहम्मद गोरी की एंट्री होती राजस्थान में, तो वो दिल्ली और अजमेर पर भी अपना अधिकार जमा लेता है। पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु सिरसा हरियाणा में हुई थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि भाई इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? हरियाणा में। लेकिन चंद्रबरदाई जी महाराज क्या कहते हैं, इन्होंने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासु में लिखा है कि भाई पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? गजनी में हुई थी, क्योंकि जो पराजित होने के बाद में पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके ले गया था ये गजनी में मोहम्मद गोरी। तो शायद ये अपने अनुसार लिखते हैं कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? गजनी में हुई थी। उसके बाद इनके पुत्र थे गोविंदराज तृतीय। गोविंदराज थे, पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे गोविंदराज। अब यहाँ से अजमेर में तो शासन खत्म हो जाता है और वहाँ पर मोहम्मद गोरी का अधिकार हो जाता है। तो इनका पुत्र था गोविंदराज। ये गोविंदराज रणथंभौर में जाकर के चौहान वंश की नींव डाल देता है और इस तरीके से आपको ये अजमेर का इतिहास पूरा खत्म होता है चौहान वंश का। और अगले अब स्टार्ट करेंगे हम पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज ने किस तरीके से रणथंभौर में अपने चौहान वंश की नींव डाली थी। आगे का शासनकाल हम अगले नेक्स्ट वीडियो पार्ट नंबर 2 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मज़ा आने वाला है। आगे आगे जैसे जैसे हमारा इतिहास पढ़ रहा है आपको मज़ा भी आने वाला है। कोर्स धीरे धीरे संपूर्ण होगा, चिंता मत कीजिए। आप लोग इन नोट्सों को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और चैनल से रेगुलर क्लास लेते रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद।